हेलो डियर, कैसे हो? कल अपन ने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, और अपन ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर आवेश के गुणधर्म में आवेश के क्वांटीकरण को, आवेश के क्वांटीकरण को, आवेश का जो क्वांटीकरण अपन ने किया था वो किया था Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। Q जहां कुल आवेश था, N नेचुरल नंबर्स है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि इसमें से कोई न्यूमेरिकल आएगा गुणधर्म में से, तो आपका आवेश के क्वांटीकरण में से आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो अपन आवेश के क्वांटीकरण के न्यूमेरिकल्स के ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है आवेश के क्वांटीकरण का, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो एक कूलम आवेश में, मतलब अपने पास Q जो दे रखा है वो एक कूलम दे रखा है। मतलब हमेशा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल को यदि अपन सोल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पहले आप ये देखो कि दिया हुआ क्या है। आपने को दिया हुआ है Q बराबर एक कूलम आवेश। अब निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या n निकालना है। इसके बाद में अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, और E का जो मान है वो दे रखा है। अपने को पता है 1.6 की पावर माइनस क्या होता है 19 कूलम। लगा दीजिए फॉर्मूला। संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए n बराबर फॉर्मूले के हिसाब से n बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन में E का आ जाएगा आपका नीचे। तो n बराबर Q का जो मान है वो है 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन 1.6 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ से कूलम से कूलम क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल आउट। तो n का जो मान है वो हो जाएगा डियर 1 अपॉन में 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। इसको अपन सोल्व आउट कर लेते हैं। अपन यहाँ पे रामबाण इलाज लगाएंगे। फिजिक्स में मेरा एक बहुत बड़ा इलाज है जिसको मैं बोलता हूँ रामबाण इलाज। इसके द्वारा अपन न्यूमेरिकल को जो कैलकुलेशन होती है उसको अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये 1.06 है, इसको ऊपर लिखते हैं 16/10, डायरेक्ट लिख लीजिए। 10 की पावर माइनस 19 इसको ऊपर ले जाइए आप, और आप ऐसा करिए एक 10 इसके अंदर इंक्लूड कर दो, ठीक है, ताकि गलती होने के चांस कम हो। और 100/16 into 10 to power 80, और 100/16 का अपन डिवाइडेशन करेंगे लगभग 6.25 के आसपास into 10 to power 18 की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 6.25 गुना 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अपने पास। ये जो है ये इलेक्ट्रॉनों की कुल टोटल अपनी संख्या है। तो पहला न्यूमेरिकल तो इसके अंदर ये बनता है। दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर अपन चर्चा करें कि दूसरा न्यूमेरिकल क्या बनता है इसमें से। तो दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो ये बनेगा यहां से, सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल कि 250 ग्राम जल में 250 ग्राम H2O में कुल धन व कुल ऋण आवेश ज्ञात करो। कुल धन व कुल ऋण आवेश क्या करना है अपने को ज्ञात करना। तो सब सिंपल सी बात है, अपने पास सीधा सा फॉर्मूला है Q इक्वल टू N। तो देखो डियर, H2O उदासीन होता है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों में से कोई सा नहीं निकाल लो अपन, कुल पॉजिटिव निकाल लो या कुल नेगेटिव निकाल लो। तो अपन टोटल पॉजिटिव निकाल लेते हैं सबसे पहले, Q इक्वल टू N प्लस N। तो N अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो सबसे पहले। तो N की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? N। तो N निकालने के लिए अपने को सबसे पहला जो तरीका है इसमें, तो सबसे पहला तरीका ये है कि 250 ग्राम जल के अंदर 250 ग्राम जल है, तो 250 ग्राम जल के अंदर अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि
कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n, या इसको पर नंबर ऑफ मोल्स को अपन लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, वेट अपना 250 है और मोलिकुलर वेट है अपना 18, क्योंकि H2O का कितना होता है, 2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के 16 है, तो कितना होगा टोटल 18। और नंबर ऑफ मोल्स n अपॉन में आपका Na, तो 250 अपॉन में 18, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 अपॉन में 18 इंटू में Na, तो ये हो जाएगा अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके परमाणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या बराबर 250 बटे 18, तो परमाणुओं की संख्या पर या अणुओं की संख्या पर निकाल ले n बराबर तो 250 बटे 18 गुना Na, तो n बराबर 250 बटे 18 गुना Na का मान 6.02 अवोगाद्रो संख्या गुना 10 की पावर 23। अब ये परमाणुओं की संख्या आ गई अपने पास में टोटल, तो H2O के अंदर एक हाइड्रोजन अणु के अंदर कितने परमाणु होते हैं, दो तो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कितने हैं, एक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितने हो गए 8, तो टोटल एक परमाणु के अंदर कुल टोटल कितने प्रोटॉन होते हैं 10 प्रोटॉन। समझ रहे अच्छे से, देखो नंबर ऑफ मोल्स अपन क्या होते हैं, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट 250 अपॉन 18, ये अपन जानते हैं अणु की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या नंबर ऑफ मोल्स, तो n निकालेंगे तो Na ऊपर चला जाएगा 250 अपॉन 18 इनटू Na की वैल्यू अपन जानते हैं अवोगाद्रो संख्या 6.02 × 10⁻23, ये नंबर ऑफ क्या हो गए आपके एटम्स, परमाणु की कुल संख्या। एक परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं 10, क्योंकि दो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कितने हैं 8, क्योंकि हाइड्रोजन कितने नंबर पता है, एक पे तो कितने हैं हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन की कुल टोटल कितने हैं 8 है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8, तो परमाणु क्रमांक जितने होंगे उतने प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो 8 और 2 कितने हो गए 10, तो 10 प्रोटॉन हो गए, तो एक अणु के अंदर H2 के अंदर कितने होते हैं 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे n का मान, तो n का मान निकाल लेंगे, तो एक परमाणु के अंदर 10 हैं, तो इतने सारे परमाणु में कितने होंगे 10 से गुना कर देंगे अपन, 250 बटे 18 गुना 6 गुना 02 गुना 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 10, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए, इस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अपन यहाँ रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, तो Q इक्वल टू n का मान 250 बटे 18 गुना 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू में 10, ठीक है, और n e की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये टोटल क्या आ गया अपना चार्ज आ गया, इसको सोल्व आउट कर लेंगे अपन 250 बटे 18, फिर से राम बंडला लगा लीजिए 250 बटे 18 602 बटे 100 गुना 10 की पावर 23 गुना 10 गुना 16 बटे 10 गुना 10 की पावर -19। यस, अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे 250 गुना 602, इसको अपन 6 भी लिख सकते हैं, 6 गुना 10 की पावर 23, थोड़ा इजी हो जाएगा ये, क्योंकि संख्या में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 10 की पावर 23 है साथ में, तो लगभग इसको 6 के बराबर ही मान लो ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा सोल्व करने में, और वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर लेंगे अपन, तो 250 बटे 18 गुना 602 बटे 100 गुना 10 की पावर 23 गुना 10 गुना 16 बटे 10 गुना 10 की पावर -19, यहाँ तक आप रिटर्न कर लो इसको, फिर इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। इसको रिटर्न कर लीजिए। अब चलो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, तो Q इक्वल टू
250/18 गुणा 602 गुणा 16, अब गुणा 16 हो गया। 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का, -19 और -2 माइनस का 21 हो गया, और माइनस का 21 और प्लस का 23, तो 10 की पावर कितना बच गया अपने पास, 2 बच गया। ये हो गया अपना 9 और ये हो गया 8। 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 5 40, 0 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 16 4 20 आ गए 2000 गुणा, इसको 602 को 6 मान लो ना, आप क्या दिक्कत है, 600 मान लेते हैं, पर इसको 602 है, इसको 600 मान लो, क्योंकि लगभग वैल्यू इतनी ही आएगी, लगभग कोई फर्क ज्यादा खास पड़ेगा नहीं, पूरा 10 की पावर 2 बटे 9, तो 6 दूनी 12, 12 बटे 9, 3 और 2 5, 10 की पावर क्या होगी 5 होगी, तो क्यू बराबर 3 चौक 12, 3 3 9, ये आवेश हो जाएगा लगभग 1.33 के आसपास, 1.33 गुणा 10 की पावर 5 गुणा, इतना ही धन आवेश होगा, इतना ही ऋण आवेश आएगा, इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही अपने पास क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और दोनों जोड़ देंगे अपन, तो H2 जो है वो कैसा हो जाएगा आपका उदासीन, कैसा हो जाएगा आपका H2 उदासीन। कैसे लो, थोड़ा इसमें चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि अपन ने 600 मान लिया, 602 को थोड़ा लगभग वैल्यू आ जाएगी, 602 को अपन ने 600 के आसपास मान लिया है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। कूलाम का नियम, देखो कूलाम का नियम क्या है, दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। तो कूलाम का नियम सुन लो ध्यान से अच्छी तरह से डियर स्टूडेंट्स, कूलाम का नियम काम करता है आवेश के बीच में, और आवेश में कितने होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, तो ही कूलाम का नियम काम करेगा। और कूलाम के नियम के द्वारा अपन क्या निकाल सकते हैं, कूलाम के नियम की सहायता से अपन निकाल सकते हैं फोर्स, क्या निकाल सकते हैं फोर्स, बल, बल निकाल सकते हैं अपन कूलाम के नियम के द्वारा। तो F समानुपाती Q1 इनटू में Q2। भाई सिंपल सी बात है, कूलाम का नियम ये कहता है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। मान लीजिए मेरी बात कूलाम ने बोल रहा है, बीच की दूरी कितनी है इसकी r, और इनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या रहता है ये व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल मान लिया अपन व्युत्क्रमानुपाती, दोनों का अपन ने साथ में लिख दिया, तो F समानुपाती Q1 Q2 अपन में क्या ले लिया अपन ने r²। अब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k Q1 Q2 बटे r²। इस k को अपन कह देते हैं कूलाम्यतांक, क्योंकि कूलाम जी ने निकाला है, हमारे कूलाम महाराज जी हैं साइंटिस्ट फिजिक्स के, उन्होंने निकाला है, इसलिए कूलाम्यतांक बोल देते हैं। और सिंपल सी बात है, ये जो पूरा आवेश जो रखे हुए हैं ये दोनों निर्वात में रखे हैं, किसमें रखे हैं निर्वात में, माध्यम जो है इनके बीच में क्या है वो निर्वात। तो k का जो मान है कितना हो गया 1/4 एप्सिलॉन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 बल का मात्रक न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। k कूलाम्यतांक होता है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट आप जो देख रहे हो इसको अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है निर्वात की विद्युतशीलता का, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12, और इस k का
जो मात्रक आया है इसका मात्रक का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नोट नीचे है, एप्सिलॉन को ऊपर लेके जाएंगे नोट को, के नीचे आएगा तो मात्रक क्या हो जाएगा अपना बदल जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये कहलाता है कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम दो आवेशों के बीच में काम करेगा, और कूलम्ब का नियम ये कहता है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपन ने नोट डाउन कर लिया, दोनों समीकरणों को अपन ने साथ में ले लिया, साथ में लेके समानुपाती चिन्ह को उठाया तो एक कांस्टेंट आ गया जिसको अपन ने नाम दे दिया के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है यहाँ पर, ये निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, जिसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये कूलम्ब का नियम है। लेकिन कूलम्ब का नियम है, लेकिन सिर्फ किसके लिए है? ये निर्वात के लिए। माध्यम की भी अपन बात करेंगे, माध्यम की बात करेंगे अपन जब विद्युतशीलता को समझेंगे। अब देखो क्या तो रिटर्न कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन विद्युतशीलता। ये विद्युतशीलता जिसको अपन बोल सकते हैं परमिटिविटी, क्या बोल सकते हैं? परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी भी 3 टाइप्स की होती है, विद्युतशीलता भी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है निर्वात की विद्युतशीलता, एक होती है माध्यम की विद्युतशीलता, और एक होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता। जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, माध्यम की विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एप्सिलॉन से, आपेक्षिक विद्युतशीलता को प्रदर्शित करते हैं अपन एप्सिलॉन आर से, और इनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन इनटू में एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर जो बराबर होता है, ये बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर। एक ही बात। जैसे अब ये विद्युतशीलता क्या है? विद्युतशीलता ये कहती है कि ये अपने क्षेत्र में से कितनी आसानी से विद्युत बल रेखाओं को पास होने देती है, कितनी आसानी से, वो कहलाती है विद्युतशीलता। कितनी इजीली तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, विद्युत बल रेखाएं जो है, वो कितनी आसानी से पार हो जाए, कितनी आसानी से जा सकी, वो कहलाती है इसकी विद्युतशीलता। ये 3 रूपों में होती है, निर्वात, माध्यम और आपेक्षिक। निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट, माध्यम के लिए एप्सिलॉन, और आपेक्षिकशीलता के लिए अपन आपेक्षिक भी बोल देते हैं और इसको सापेक्षिक भी बोल देते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता बोल देते हैं। इसके लिए अपन इसको एप्सिलॉन आर बोल देते हैं, और एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, या अपन कह सकते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर। ये एक विद्युतशीलता का रूप है। अब देखो ये बात ये है, अपन ने बात की थी वहां पे निर्वात के लिए कूलम्ब का नियम, तो फिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि यदि माध्यम में रख दे तो क्या हो? माध्यम जैसे सपोज करो अपन ने वायु में रख दिया, सपोज करो अपन ने जल में रख दिया, सपोज करो अपन ने कांच में रख दिया, तो क्या हो? तो उसके लिए फिर कूलम्ब ने बोला कि बिल्कुल उसका भी इलाज है अपने पास। तो उन्होंने बोला कि माध्यम की उपस्थिति में क्या होगा? माध्यम की उपस्थिति में यह होगा डियर कि जब 2 आवेश, यह आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 जब माध्यम में रखा जाएगा, r दूरी पर है और ये माध्यम में रख दिया, और माध्यम मैंने मान लिया यहाँ पर वायु, वायु में रख देंगे तो क्या हो? तो अपन सीधा फॉर्मूला लगाएंगे F = K Q1 Q2 अपॉन में r², पूरा का पूरा सेम लगेगा, लेकिन जो K है इस K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में r²। अब ये जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर, और इस एप्सिलॉन की वैल्यू को अपन यहां रख देंगे,
तो यहाँ रखेंगे तो cos f बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन था q1 q2 बटे r स्क्वायर। तो ये माध्यम में लगने वाला बल है, इसलिए अपन ने Fm नाम दे दिया इसको। लेकिन अब यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यदि आप वायु लेके चल रहे हो तो वायु के लिए भी एप्सिलॉन r का जो मान है वो लगभग बराबर होता है 1.0007 के आसपास होता है, लेकिन अपन इसको 1 इक्वली लेके चलते हैं वायु के लिए। तो इसलिए माध्यम भी कैसा वायु होगा, तो लगने वाला जो बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r स्क्वायर। तो Fm बराबर क्या आ गया यहाँ पर F। कहने का मतलब क्या है कि निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल, दोनों बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर दिमाग में एक बात और आती है कि माध्यम वायु की जगह जल ले लेंगे, कांच ले लेंगे तो क्या होगा फिर, तो फिर उसके बाद में माध्यम मान के चलो यहाँ पे अपन ने वायु की जगह अपन ने जल ले लिया, वाटर ले लिया या कांच ले लिया, ग्लास ले लिया, तो क्या होगा, तो फिर डी हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर एप्सिलॉन r की वैल्यू होती है उसके लिए कुछ, तो वो वैल्यू अपन रख देंगे तो ये फॉर्मूला यूं बन जाएगा कि ये मान तो ये निर्वात में लगने वाले बल का F का और एप्सिलॉन जो r है ये भाग में आ जाएगा, मतलब Fm बराबर F बटे क्या आ गया एप्सिलॉन r आ गया। ये वो बल है जो माध्यम में लगता है और इसका जो मान होता है वो ये होता है कि निर्वात में लगने वाले बल बटे एप्सिलॉन r, जिसको अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोल देते हैं, जिसको अपन पराविद्युतांक भी बोल देते हैं, उसके अनुपात की क्या रहता है, ये बराबर रहता है। तो ये इस बात को भी इंडिकेट करता है, इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है कि माध्यम में यदि कोई बल लग रहा है तो माध्यम में लगने वाला जो बल होता है वो हमेशा कम मिलता है निर्वात में लगने वाले बल की तुलना में। निर्वात में बल ज्यादा लगेगा, माध्यम में बल कम लगता है। क्यों लगता है कम, क्योंकि 1/4 में एप्सिलॉन r आ गया है यहाँ पे, एप्सिलॉन r से भाग देने पर जो निर्वात में लगने वाला बल है ये तो हो जाता है ज्यादा और माध्यम में लगने वाला जो बल है ये क्या हो जाता है अपना कम। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि माध्यम की उपस्थिति से आवेशों के बीच में लगने वाले बल के ऊपर फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है और वो बल कम होता है। माध्यम की उपस्थिति में बल की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि निर्वात में बल की वैल्यू क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि माध्यम की उपस्थिति में जो माध्यम आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो निर्वात की तुलना में क्या रहता है, कम रहता है। ये अपन ने कूलाम का नियम देखा है, बल के लिए देखा है, अदिश रूप में देखा है, प्लस के अंदर निर्वात और माध्यम दोनों के लिए देखा है। सिंपल सी बात है, निर्वात के लिए जो बल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r स्क्वायर, ये तो होता है निर्वात के लिए। लेकिन माध्यम के लिए लोगे तो माध्यम के लिए Fm जो बन जाएगा अपना, मैं याद कर देता हूँ रिटर्न, इसको मैं ऐसे साफ कर देता हूँ, आपने रिटर्न कर लिया होगा, इसको रिटर्न कर लीजिएगा डियर। अब अपन माध्यम के लिए करें बात, तो माध्यम के लिए Fm बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन में क्या आ गया r स्क्वायर। ये माध्यम में लगने वाला बल है, ये निर्वात में लगने वाला बल है, ये माध्यम में लगने वाला बल है और अदिश रूप में है। सदिश रूप इसका अलग है। सदिश रूप में भी अपन कूलाम के नियम को प्रदर्शित कर सकते हैं और उसके लिए एक नियम को प्रूव करना पड़ता है और वो नियम है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब वो नियम प्रूफ होगा उसके बाद में ही अपन कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। क्लासेस का टाइम जो है वो धीरे धीरे अपन बढ़ाएंगे और जो भी स्टूडेंट्स क्लासेस यूट्यूब पर ले रहे हैं कंटिन्यू और उनके पास में नोट्स अवेलेबल नहीं है तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए,
मैं आपको वो जो नंबर है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए और आप अपना नाम और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिख के भेज दीजिए। आपके पास में पीडीएफ भेज दी जाएगी। और किस जगह रहते हो आप उस जगह का नाम भी, नाम प्लस स्कूल का नाम प्लस किस जगह रहते हो उस गांव का नाम लिख के भेज दीजिए। आपके पास में जो भी प्रॉब्लम है आप इस नंबर पे भेजिए और जो भी आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। नो कॉस्ट, कोई भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। बस प्लीज आप पढ़िए, अच्छी मेहनत करिए। हम आपके फ्यूचर के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल कवर करिए। और अपना जो सिलेबस है वो 30 तक लगभग फरवरी के महीने तक, लास्ट फरवरी तक अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। और मार्च में आप बिल्कुल जब एग्जाम सेंटर में बैठोगे तो जब पेपर आप देखोगे तो आप बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा उस पेपर को देख के, क्योंकि पूरा का पूरा अपन जो पढ़ाएंगे वो सारा उसमें से मिलेगा। बस आपका साथ चाहिए और कंटिन्यू क्लास में रहिए और कंटिन्यू वीडियो डलती रहेंगी आपके पास में। टाइमिंग लगभग नाइट का रहेगा वीडियो डालने का, तो आप देखते रहिए। आप चाहो तो जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी समस्या है, तो आप मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत होगा। यस या नो? और ये भी ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सारी करवाई जाएंगी, थ्योरी भी सारी करवाई जाएगी। और जो न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आए वापस, तो वो वापस देखिए वीडियो, फिर भी नहीं आए तो आप मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि मेरे को इस न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है, सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को सोल्व करवाया जाएगा। ओके डियर, तो आज आप अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास कल फिर डल जाएगी आपकी। आज अपन ने कूलॉम का नियम देखा है स्केलर रूप में, कल अपन कूलॉम के नियम को देखेंगे वेक्टर रूप में। ओके डियर, तो नेक्स्ट अपन कल देखेंगे। तो गुड इवनिंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय बाय।